गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से संचालित की जाने वाली ऑनलाइन कक्षाओं में। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के अंतर्गत अपन कोशिका का अध्ययन कर रहे थे। हमने अब से पहले कोशिका के बारे में कुछ सामान्य बातें कर ली थी और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम बनाकर कोशिका की संरचना और उसके अंग या कोशिकांगों के बारे में हमने सूक्ष्म जानकारी प्राप्त की थी कि किस तरीके से हमारे को एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका देखने को मिलेगी माइक्रोस्कोप में। उसके बाद हम बात करते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर की। पादप और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर होता है, उस दिन हमने डायग्राम के अंतर्गत इनको समझ लिया था, लेकिन इनके बीच के जो अंतर थे वो अपन ने लिखे नहीं थे। अब अगर जब तक आप रिटर्न में इस वर्क को करोगे नहीं तो बाद में आपको उनको सुने हुए को या देखे हुए को याद रखने में समस्या आ सकती है। वो ज़्यादा लंबे समय तक आपके स्थायी याद नहीं रहेगा। इसलिए आपको जो भी वीडियो उपलब्ध करवाया जा रहा है उसको साथ साथ आप देखने के साथ साथ आप उसको लिखते चलें। नोटबुक में आपके पास ये सारा मैटर रिटर्न में होना चाहिए, ताकि जब भी आपको समय मिले आप पेज पलट के पीछे जाके और उन सारी चीज़ों को दोबारा आसानी से देखकर वापस अध्ययन कर सको। तो हम बात कर रहे थे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर की। देखो भाई, अपन ने इसके अपने जो बोर्ड को इसको दो पार्टों में डिवाइड कर लिया है। एक तरफ हम प्लांट सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में, एक तरफ हम एनिमल सेल में क्या क्या उपस्थित है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट सेल की। देखो, प्लांट सेल जैसे कि अपन ने पहले बात की थी कि प्लांट सेल हम उसे कह रहे हैं जो पौधे के शरीर का निर्माण करती हैं। अर्थात प्लांट सेल किस में उपस्थित होती हैं? पादपों में उपस्थित होती हैं। प्लांट सेल किस में पाई जाती हैं? पादपों में पाई जाती हैं। और अगर हम जंतु सेल की बात करें तो ये हमें किस में देखने को मिलेगी? जंतुओं में देखने को मिलेगी। तो पहला अंतर तो ये हो गया कि प्लांट सेल या पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है या पादपों में उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका जंतुओं में उपस्थित होती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा अंतर, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। आगे जस्ट अपना अगला टॉपिक शुरू होगा। ये हमने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने पादप कोशिका की संरचना पढ़ी थी। उसमें हमने ये पढ़ी थी कि प्लांट सेल के जो चारों तरफ आवरण होता है प्लाज्मा झिल्ली, ये तो है सेल मेम्ब्रेन। ये तो कौन है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर का जो ये आवरण है इसे क्या जाता है? सेल वॉल कहा जाता है। तो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जबकि अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका का जो सबसे बाह्य आवरण है वो कोशिका झिल्ली का ही बना होता है। जंतु कोशिका का सबसे बाह्य आवरण क्या होता है? कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिकाओं में हमारे को कोशिका भित्ति देखने को नहीं मिलेगी। तो जंतु कोशिका की बात करें तो उनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अगर तीसरा अंतर देखें, पादप कोशिका में बड़े आकार की क्या पाई जाती है? रिक्तिका। जब हमने कोशिका की संरचना समझी थी पादप कोशिका की तो डायग्राम में हमने ऐसे बड़े आकार की रिक्तिका प्लांट सेल में हमें देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें या जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में रिक्तिका अनुपस्थित होती है, पाई नहीं जाती। रिक्तिका को रसधानी भी कहा जाता है, वैक्यूल या रसधानी, जो सिर्फ हमारे को पादप कोशिका में देखने को मिलेगी। जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं पाई जाती। अगर हम बात करें अगला अंतर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, तो देखो पादप कोशिका में केंद्रक परिधि की ओर उपस्थित होता है। केंद्रक किधर स्थित होता है? परिधि की ओर। कैसे? पादप कोशिका में रिक्तिका बड़े आकार की होती है, तो पादप कोशिका में रिक्तिका उपस्थित होती है बड़े आकार की। बड़े आकार की रिक्तिका के कारण केंद्रक खिसक कर किधर चला जाता है? परिधि की ओर चला जाता है, यूं एक तरफ, सेंटर में मौजूद नहीं होता। ठीक है। जबकि जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में तो रिक्तिका पाई नहीं जाती। जंतु कोशिका में तो रिक्तिका अनुपस्थित होती है, इसलिए जो केंद्रक होता है जंतु कोशिका का केंद्रक वो कोशिका के मध्य में, सेंटर में मौजूद होता है, जबकि पादप कोशिका में परिधि की ओर मौजूद होता है। अगर अगले अंतर की बात करें, पादप कोशिका में तारककाय अनुपस्थित होता है, तारककाय नहीं पाया जाता। तारककाय कोशिका के विभाजन में सहायक है। लेकिन अगर जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में तारककाय उपस्थित होता है। देखो ये विशेष है, जंतु कोशिका में तारककाय उपस्थित होता है जबकि पादप कोशिका में तारककाय अनुपस्थित। जंतु कोशिका के अंदर पादप कोशिका में प्लाज्मोडेस्मेटा उपस्थित होते हैं। हमने प्लाज्मोडेस्मेटा बनाए थे ऐसे, कोशिका की जो भित्ति है उस भित्ति पर ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र जैसी संरचनाएं, नलिका रूपी संरचनाएं। तो ये संरचनाएं हमें सिर्फ पादप कोशिका में ही देखने को मिलेंगी। जंतु कोशिका में प्लाज्मोडेस्मेटा जैसी संरचनाएं नहीं पाई जाती। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? एक पादप कोशिका से दूसरी पादप कोशिका में पदार्थों का जो आवागमन होता है वो किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा। ठीक है। लेकिन जंतु कोशिका के अंदर चूंकि सेल वॉल होती है, इसमें निर्जीव परत है, वो पदार्थों के आने जाने के लिए रुकावट है, इसलिए उसके बीच में
छिद्र बन जाते हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा है। जबकि पादप कोशिका, जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में तो सेल वॉल होती ही नहीं, इसलिए जंतु कोशिका के अंदर हमारे को प्लाज्मोडेस्माटा देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम बात करें पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होता है, क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करनी होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्लांट सेल में क्या उपस्थित होता है? हरित लवक। जबकि जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इन्हें फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करना ही नहीं होता, इसलिए इनमें हरित लवक क्या होते हैं? अनुपस्थित। अगर पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में गोलचिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कोशिकाएं उपस्थित होते हैं। लेकिन जंतु कोशिका की बात करें तो इनमें भी ये सभी गोलचिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ये सेम है दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया, गोलचिकाएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सभी कोशिकांग हमें पादप कोशिका में भी देखने को मिलेंगे और जंतु कोशिका में भी देखने को मिलेंगे। अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो लाइसोसोम अति सूक्ष्म या अनुपस्थित। कुछ छोटे एक कोशिकीय जो वनस्पतियां, वो जीव हैं जिनको हमें प्लांट जगत में रखते हैं, उनमें हमें सूक्ष्म लाइसोसोम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय एडवांस कैटेगरी जो प्लांट है उनकी सेल्स में लाइसोसोम लगभग अनुपस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम भरे होते हैं जो अपघटन का काम करते हैं, वो बड़ी कोशिकाओं के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, बड़ी जो कोशिकाएं प्लांट सेल हैं उनमें कौन करता है? वही काम रिक्तिका करता है। इसलिए यूकेरियोटिक एडवांस कैटेगरी के जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। लेकिन अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर चूंकि रिक्तिका नहीं पाई जाती, इसलिए जो अपघटनी प्रक्रियाएं हैं वो कौन संपन्न करता है? लाइसोसोम। तो जंतु कोशिकाओं के अंदर लाइसोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य अंतर हैं जिनके द्वारा हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में विभेद कर सकते हैं। एक बार आप इनको नोट कर लो, उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। अब अपना जो अगला टॉपिक शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है कोशिका की संरचना। नेक्स्ट टॉपिक अपन क्या शुरू करने जा रहे हैं? कोशिका की संरचना। हम बात करते हैं, अपना नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं कोशिका की संरचना। देखो भाई, अब कोशिका की संरचना कैसी होती है? बिना माइक्रोस्कोप की सहायता को नहीं देख सकते, और न ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद के बगैर हम कोशिका की संरचना को समझ सकते हैं। अगर हम किसी भी कोशिका की संरचना की बात करें तो संरचना के आधार पर जो कोशिका होती है, संरचना के आधार पर जो सेल या कोशिका है, उसके मुख्य 3 घटक होते हैं। जब हम कोशिका को माइक्रोस्कोप में लगाकर उसकी संरचना को देखते हैं तो उसकी संरचना में हमें कितने घटक दिखाई देते हैं? मुख्य 3 घटक। तो संरचना के आधार पर कोशिका के मुख्य 3 घटक होते हैं। और संरचना के आधार पर कोशिका के कितने घटक होते हैं? मुख्य 3 घटक होते हैं भाई। अगर अपन इन तीनों घटकों की बात करें तो देखो ये मुख्य 3 घटक कौन कौन से हैं कोशिका की संरचना में? सबसे पहला है बाह्य आवरण। एक चीज को समझते चलो। सबसे पहला भाग कौन सा है? बाह्य आवरण। ये सबसे पहला भाग है कोशिका का। कोशिका की संरचना में हमें जो दूसरी चीज देखने को मिलेगी वो क्या है? केंद्रक। दूसरी संरचना क्या देखने को मिलेगी? केंद्रक देखने को मिलेगी। और इसी की संरचना में जो हमारे को तीसरा पार्ट देखने को मिलेगा वो कौन सा देखने को मिलेगा? कोशिका ध्रुव। ये सब संरचनाएं हमारे को कोशिका के अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो 3 भाग हो गए। एक तो हो गया बाह्य आवरण, एक तो कौन सा भाग हो गया? बाह्य आवरण, एक हो गया केंद्रक और एक हो गया कोशिका ध्रुव। ठीक है, अब अगर सबसे पहले हम बाह्य आवरण की बात करें तो बाह्य आवरण के अंदर देखो हमारे को 2 संरचनाएं देखने को मिलेंगी। एक तो देखने को मिलेगी सेल मेम्ब्रेन। क्या देखने को मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। इसे कोशिका कला भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? कोशिका कला, या इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे प्लाज्मा झिल्ली। ये एक ही बात है भाई। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली, ये इसी सबसे बाह्य आवरण वाली संरचना को भी कैसे कह रहे हैं अपन। बाह्य आवरण के अंदर जो दूसरा घटक देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा अपने को सेल वॉल। इसे कोशिका भित्ति भी कहा जाता है। सेल वॉल को क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति। अब मुख्य बात क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल जिसे हम बोल रहे हैं इस बाह्य आवरण के रूप में, ये सेल मेम्ब्रेन हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों प्रकार की कोशिकाओं के अंदर देखने को मिलेगी।
सेल मेम्ब्रेन का जो बाह्य आवरण है कोशिका के चारों तरफ, ये हमें प्लांट सेल में भी देखने को मिलेगा और एनिमल सेल में भी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे मान लो हमारे पास ये एक जंतु कोशिका की संरचना है, ठीक है। इस जंतु कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, कोशिका द्रव भरा हुआ है और अन्य कोशिकांग इसके अंदर मौजूद है। इस वाले आवरण को मैं क्या कह रहा हूँ, सेल मेम्ब्रेन, जो कोशिका का सबसे बाह्य आवरण है, कोशिका की संरचना बना रहा है, कोशिका को आकार प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन वाली संरचना है, ये पादप कोशिका में भी एज इट इज अपने को देखने को मिलेगी। जैसे मान लो ये एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर ये बड़े आकार की रिक्तिका, केंद्रक व अन्य कोशिकांग हैं। तो ये जो संरचना अपना देख रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन वाली संरचना ही है। इसका मतलब बाह्य आवरण के रूप में कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में भी पाई जाती है। लेकिन बाह्य आवरण के रूप में अपन दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। अब अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें तो ये हमें कहाँ देखने को मिल रही है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें या जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में सिर्फ और सिर्फ हमें सेल मेम्ब्रेन ही देखने को मिलेगी, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अन्य आवरण नहीं होगा। कोशिका का सबसे बाह्य आवरण केवल और केवल कौन है, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। लेकिन अगर हम जंतु कोशिका पादप कोशिका की बात करें, अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका पर संरचना में हमें प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और निर्जीव कोशिकाओं से बनी हुई परत देखने को मिलेगी। ये परत वास्तव में कौन सी परत है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल है। इसका मतलब सेल वॉल सिर्फ हमें पादप कोशिका में ही देखने को मिलेगी, जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कभी भी कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं और कोशिका की संरचना में हम कोशिका का सबसे बाह्य आवरण पढ़ते हैं, तो बाह्य आवरण में हम सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों झिल्लियों का अध्ययन करते हैं। लेकिन उस वक्त हमें यह ध्यान रखना होता है कि सेल मेम्ब्रेन तो प्लांट और एनिमल दोनों सेलों में देखने को मिलेगी, लेकिन सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है। अब ये प्लांट सेल में क्यों है, एनिमल सेल में इसका रोल क्यों नहीं है, इन सब की बातें हम आगे विस्तार पूर्वक करेंगे जब हम कोशिका भित्ति वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई बाह्य आवरण के बारे में सामान्य बातें। फिर हम दूसरी बात कर रहे हैं केंद्रक की। ये कोशिका का दूसरा मुख्य भाग है केंद्रक, जो इसकी संरचना में हमें देखने को मिलेगा। केंद्रक प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। हम विस्तार पूर्वक केंद्रक की भी संरचना और इसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन करेंगे। और जो तीसरी संरचना में, कोशिका की संरचना में तीसरा भाग हमें देखने को मिलेगा, वो कोशिका ध्रुव है। जैसे अभी अपन ने एक सामान्य डायग्राम बना कर समझा, तो इस कोशिका की झिल्ली के अंदर या इस झिल्ली के अंदर जो द्रव भरा हुआ है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, कोशिका की झिल्ली के मतलब कोशिका का वह द्रव जिसको चारों तरफ से प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली घेरे हुए रहती है, उसी द्रव को क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव कहा जाता है। और ध्यान रहे, ये कोशिका द्रव वो द्रव है जिसके अंदर कोशिका के सभी कोशिकांग मौजूद हैं। कोशिका को जीवन के लिए बहुत सारी क्रियाएं करनी होती है, पदार्थों का निर्माण करना होता है, अपशिष्ट पदार्थ बनाती है, नए पदार्थों के साथ साथ ऐसे पदार्थ बनाती है जिन्हें कोशिका से बाहर निकालना है। तो कि कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव भरा होता है उसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं। सभी कोशिकांगों को अलग अलग कार्य करना होता है, नए पदार्थों का निर्माण करना, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। तो इन सभी प्रक्रियाओं के लिए कोशिका में कौन मौजूद होता है, कोशिकांग मौजूद होता है। कोशिकांगों की कार्य प्रणाली के कारण ही कोशिका क्या रहती है, जीवित रहती है। और ये सभी कोशिकांग आपस में मिलकर ही कोशिका की संरचना, इन सभी कोशिकांगों के आपस में मिलने से क्या बनती है, कोशिका की संरचना बनती है। तो कोशिका के जितने भी कोशिकांग हैं, ये सभी कोशिकांग हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, कोशिका ध्रुव में देखने को मिलेंगे। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे अपन ने पहले भी इसके बारे में पढ़ लिया। जैसे अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, किसकी बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा एक है लवक, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, लवक, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। ये सभी कोशिका के कोशिकांग हैं जो कोशिका के अंदर महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करते हैं। और ये सभी कोशिकांग किस में मौजूद रहते हैं, कोशिका द्रव में। तो जब हम कोशिका द्रव की बात करेंगे तो वहाँ विस्तार पूर्वक एक एक कोशिकांग की संरचना और कार्यप्रणाली का हम अध्ययन करेंगे। इस तरीके से माइक्रोस्कोप में लगा के देखने से हमारे को कोशिका की संरचना में मुख्य कितने घटक दिखाई देते हैं, 3, बाह्य आवरण, केंद्रक और कोशिका द्रव। बाह्य आवरण के रूप में हम सबसे पहले किसका अध्ययन करते हैं, सेल मेम्ब्रेन का और सेल वॉल का। फिर हम बात करेंगे केंद्रक की, फिर बात करेंगे कोशिका द्रव्य की। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। बाह्य आवरण पढ़ते हैं कोशिका का, और बाह्य आवरण में सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। जब अपना सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद हम बात करेंगे सेल वॉल की, फिर हम बात करेंगे केंद्रक और कोशिका द्रव्य की।
और ध्यान रहे जब हम कोशिका द्रव पढ़ेंगे तो वहाँ एक एक कोशिका अंग के बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। तो अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन करते हैं। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन साथ के साथ आप इनको नोट करते चलो। देखो सेल मेम्ब्रेन, इसे कोशिका कला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। सबसे पहली बात कोशिका के बारे, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि इसे कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। अगर हम कोशिका की संरचना की बात करें तो यह कोशिका का सबसे बाह्य आवरण है। यह कोशिका सेल का सबसे बाह्य आवरण है। सबसे क्या है? सबसे बाह्य आवरण है सेल का, जो एक सेल को चौतरफा घेरे रहती है। जैसे एक गुब्बारे नुमा संरचना ले लें हम, तो गुब्बारे नुमा संरचना में गुब्बारे की जो लेयर है, जो परत है, जिसे हम छू रहे हैं, वो परत कोशिका झिल्ली है। अगर हम गुब्बारे को सेल मान लें तो गुब्बारे की जो चौतरफा परत है, गुब्बारा अंदर से, पता नहीं गुब्बारे के अंदर क्या क्या संरचना है वो तो आगे हम देखेंगे, लेकिन सबसे बाह्य परत गुब्बारे की जिसको हम यूँ छू रहे हैं वो कोशिका झिल्ली है। तो ये कोशिका का सबसे बाह्य आवरण है। अगर हम बात करें इसकी मोटाई की, तो इस सेल मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है 75 से 100 एंगस्ट्रॉम मोटी परत होती है। ये कितनी परत होती है? कितनी मोटी होती है? 75 से 100 एंगस्ट्रॉम मोटी परत होती है। 75 से 100 एंगस्ट्रॉम मोटी परत होती है सेल मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें कि बनी हुई किससे होती है, तो सेल मेम्ब्रेन का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन और लिपिड से होता है। यह प्रोटीन व वसा से निर्मित, प्रोटीन व वसा से निर्मित द्विस्तरीय परत है। कैसी परत है भाई? द्विस्तरीय परत है। देखो आगे तो हम इसके बारे में उच्च क्लासों में पढ़ेंगे, अभी हम शॉर्ट में सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझ रहे हैं कि वास्तव में सेल मेम्ब्रेन क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है। कोशिका झिल्ली को कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। यह कोशिका का सबसे बाह्य आवरण होता है। इसकी मोटाई 75 से 100 एंगस्ट्रॉम होती है। यह प्रोटीन और वसा से निर्मित होती है। प्रोटीन और वसा से निर्मित यह द्विस्तरीय परत होती है। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है? कोशिका के अंदर कोई भी पदार्थ जाएगा, इसके अंदर सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसकी संरचना में हमें क्या देखने को मिलेगा? सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र देखने को मिलेंगे। इन्हीं छिद्रों की सहायता से कोई पदार्थ कोशिका के अंदर जा सकता है और कोशिका के अंदर मौजूद कोई पदार्थ कोशिका से निकलकर बाहर आ सकता है। यानी बाह्य वातावरण से कोशिका के अंदर का जो संपर्क है वो कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्रों की सहायता से होता है। तो कोशिका के अंदर कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर जाएगा और कौन सा पदार्थ कोशिका से निकलकर बाहर जाएगा, इसका निर्धारण कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन ही करती है। तो देखो यह सेल के अंदर आने वाले एवं बाहर निकलने वाले पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करती है। सेल के अंदर आने वाले आवागमन का नियंत्रण करती है। देखो भाई, सेल के अंदर आने एवं बाहर निकलने वाले पदार्थों के आवागमन का क्या करती है? नियंत्रण करती है। इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? अब अपने पास बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? कोशिका के अंदर कोई भी पदार्थ अंदर प्रवेश कर रहा है और कोशिका के अंदर से कोई भी पदार्थ बाहर निकल रहा है, तो कोशिका के अंदर बाहर जाने वाले पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करती है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक भी बोल सकते हैं अपन, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके कार्यों की, ये तो हो गया इसके बारे में, कोशिका सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ सामान्य बातें। अब हम बात करें इसके कार्यों की। हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और वसा से निर्मित होती है और वसा के कारण इसमें क्या होता है? लचीलापन होता है। ठीक है, अब हम बात करें इसके कार्य, फंक्शन। तो इसके कार्य क्या हैं भाई? सेल मेम्ब्रेन के कार्य क्या हैं? सबसे पहले कार्य की बात करें तो देखो, सेल को निश्चित आकार प्रदान करती है। सेल को निश्चित आकार प्रदान करती है। सेल मेम्ब्रेन की वजह से
कोशिका का आकार निश्चित बना रहता है, क्योंकि कोशिका का सबसे बाह्य आवरण कौन है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन ही कोशिका को एक विशिष्ट या निश्चित आकार प्रदान करती है। अगर हम दूसरी बात करें तो पदार्थों का भी मैंने बताया था, चयनात्मक झिल्ली है, पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करती है। पदार्थों के आवागमन का क्या करती है? नियंत्रण करती है। ये इसका दूसरा कार्य हो गया। अगर हम तीसरी बात करें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि कोशिका द्रव वास्तव में क्या है? कोशिका झिल्ली से घिरी हुई रचना। वह पतला द्रव जो चौतरफा कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ होता है उसे क्या बोल रहे हैं अपन? कोशिका द्रव। तो एग्जैक्ट ये कोशिका द्रव को चौतरफा घेरे रहती है। कोशिका द्रव को चारों तरफ से कौन घेरे रहती है? कोशिका झिल्ली। तो इस तरह से कोशिका द्रव की क्या करती है? सुरक्षा करती है। तो इसका अगला कार्य हो गया कोशिका द्रव की सुरक्षा करना। कोशिका द्रव की सुरक्षा करना। तो ये मुख्य 3 इसके कार्य हो गए सेल मेम्ब्रेन के। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई कोशिका के बारे में कुछ सामान्य बातें। अब हमारे को ये देखना है कि कोई भी पदार्थ जिसकी कोशिका के अंदर सांद्रता बढ़ जाती है या किसी पदार्थ की कोशिका के अंदर मात्रा बढ़ जाती है तो वह पदार्थ कोशिका से बाहर किस तरीके से निकल पाता है, या किसी भी पदार्थ की जो सांद्रता जब कोशिका में ज़्यादा होती है और कोशिका के बाह्य वातावरण में सांद्रता कम होती है तो पदार्थ किस तरीके से कोशिका से बाहर जाता है, और किसी पदार्थ की कोशिका में सांद्रता कम होने पर और बाहर वाले वातावरण में ज़्यादा होने पर किस तरह पदार्थ बाहर से अंदर आता है। तो इसके लिए हमें 2 घटनाओं का अध्ययन करना है, एक है परासरण और दूसरा है विसरण। परासरण और विसरण के साथ साथ कोशिका का संबंध विलयन से भी है। ठीक है, अति परासरणीय विलयन क्या होता है, संपरासरणीय विलयन क्या होता है। इस तरह हम विलयन, परासरण और विसरण ये घटनाएं क्या हैं और इन घटनाओं का कोशिका से किस तरीके से संबंध है, इसके बारे में अपन अब कोशिका झिल्ली वाले टॉपिक के साथ ही अध्ययन करेंगे। देखो, कोशिका झिल्ली के बाद हमें कोशिका या भित्ति या सेल वॉल शुरू करनी थी, लेकिन हम सेल वॉल को क्यों शुरू नहीं कर रहे? क्योंकि सेल वॉल से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कोई भी पदार्थ सेल मेम्ब्रेन के द्वारा कोशिका के अंदर बाहर कैसे आ जा सकता है और किस तरीके से ये इसको कंट्रोल कर पाती है। तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जैसे परासरण और विसरण, इनके बारे में पहले हमारे को समझना होगा। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे विसरण क्या है, परासरण क्या है, इनका कोशिका से क्या संबंध है और किस तरीके से ये कोशिका के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। इन सब बातों के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। शेष बचा हुआ आपका दिन बहुत शुभ रहे।